ओके, तो कल हमने मतलब लास्ट सेशन में हमने सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक रिवाइज किया था. सो आई विल क्विकली गो थ्रू दैट टॉपिक अगेन, सेल्फ इंडक्टेंस, एंड देन विल मूव अहेड. सो सेल्फ इंडक्टेंस या बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सी चीज है. हमारे पास एक कॉइल है, इसको हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट किया है थ्रू अ की. जैसे ही हमने ये की के को क्लोज किया तो इस कॉइल में करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग from zero and it will go to some maximum value in fraction of seconds, कुछ टाइम में basically. Okay, so the idea is जब यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है, with increase in current, flux linked with the coil will also change, and here the flux linked with the coil is changing due to current through the same coil. तो यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा. उस इंड्यूस ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि खुद सेम कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन. नाउ हम मान लेते हैं कि टोटल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल फाई है. फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रॉम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म हमको ये पता है जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा. तो फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो फ्लक्स इक्वल टू एल आई. बाय डेफिनेशन E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये लेंथ लॉ था. तो माइनस डी डी टी ऑफ एल आई, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी. अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो आई विल फॉरगेट अबाउट नेगेटिव साइन, आई विल नेग्लेक्ट नेगेटिव साइन. यहाँ से मुझे मिल जाएगा L इज इक्वल टू मॉड ऑफ E अपॉन मॉड ऑफ डी आई बाई डी टी. तो सेल्फ इंडक्टेंस is the ratio of EMF induced to that of rate of change of current in the same coil. In the same coil ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट. सो हमने देखा कि सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या आता है. इट इज वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड. इट टर्न्स आउट टू बी वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर. सो इट इज ओहम सेकेंड, बेसिकली हेनरी बोलते हैं जिसको हम लोग. तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट नाउ. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक which is connected to self inductance, that is energy of the circuit. Energy of the circuit. अब होगा क्या इस केस में. see what happens is obviously जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है. जैसे जैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो एक्सटर्नल ईएमएफ होता है उसको अपोज करता है. या फिर आप बोल सकते हो जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है वो एक्सटर्नल करंट, अगर एक्सटर्नल करंट ऐसा है तो इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये आई इंड्यूस्ड है. ओके, तो इंड्यूस्ड करंट हमेशा जो सोर्स है ईएमएफ का, वो जो करंट जनरेट कर रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये पता होना चाहिए आपको. ओके, गुड. तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे बिल्ड हो रहा है ना, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्ड हो रहा है इसको बिल्ड करने के लिए हमको वर्क डन करना पड़ेगा, राइट. क्यों? क्योंकि इंड्यूस करंट जो है वो ओरिजिनल करंट को अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टैब्लिश होने देगा नहीं वो इंड्यूस करंट. तो अगर हमको मैग्नेटिक फ्लक्स स्टैब्लिश करना है, बिल्ड करना है वहां पे, तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस बैक ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ. ओके, तो यू ऑलरेडी नो, हमको पता है, क्या पता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम मतलब पावर इज E इंटू आई. इसका मतलब हमको पता है dW इज इक्वल टू E I dt. अभी E हमने अभी अभी ऊपर E लिखा है माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो आपको मिल जाएगा वर्क डन dW इज इक्वल टू माइनस एल
डी आई बाई डी टी इंटू आई डी टी, डी टी कैंसिल हो गया, therefore work done dw equal to minus l I di, राइट। तो ये हो गया आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमको टोटल वर्क डन देखना है, तो टोटल वर्क डन इन, अभी टोटल वर्क डन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखो ये डी आई का मतलब होता है कि जब करंट स्मॉल वैल्यू डी आई से इंक्रीज हुआ, लेकिन हमको देखना है कि टोटल करंट जीरो से आई तक जब करंट जाएगा तो हर बार फ्लक्स स्टैब्लिश करने में वर्क डन होगा। तो वी वांट टू सी व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन generating this flux, in establishing this flux. So this is dw, which is of course minus li di 0 to I. So L constant outside I di from 0 to I. Therefore work done W is equal to minus L I square by 2 0 to I, which is equal to minus L I square by 2. न्यूमेरिकली मतलब हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन छोड़ देंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू एल आई स्क्वायर बाय 2। ये वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज व्हाई दिस इज एनर्जी ऑफ द सर्किट। तो एनर्जी ऑफ द सर्किट, ये जो टॉपिक है इट इज सो सिंपल, आपको सिर्फ ये समझना है। अगेन मैं बार बार वही चीज बोलता हूँ कि यू नीड टू मेक अ लिंक, समझ लो टॉपिक को। क्या हो रहा था, कॉइल था, हमने एक्सटर्नल ईएमएफ लगा दिया, एक्सटर्नल ईएमएफ लगा दिया तो करंट सर्कुलेट होगा, करंट तो जीरो से मैक्सिमम वैल्यू के लिए स्टेप में बढ़ेगा, राइट। तो इट विल इंक्रीज बेसिकली फ्रॉम जीरो टू सम मैक्सिमम वैल्यू। जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मतलब वो फ्लक्स खुद कॉइल के साथ लिंक्ड है, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस व्हिच विल इंड्यूस ईएमएफ and it will induce current. This induced current is oppositely directed to the original current, hence work has to be done in establishing magnetic flux. And that work done is per unit time is E into I. So dW equal to E I dt है. Okay, so this is how you can basically work out. So simple सा case था ये, extremely simple case. Now if you have understood this, तो हम अब इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड का इक्वेशन बना सकते हैं। So let's see how to find out equation for inductance of a solenoid. सबसे पहले you need to know what is a solenoid. Okay, I hope you know what is a solenoid. फिर भी नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। Solenoid is just a rod. अभी इसके अंदर कुछ है कि नहीं है, that is a different case. क्योंकि अगर ये इसके अंदर इफ यू हैव मैग्नेटिक मटेरियल तो थोड़े इक्वेशन चेंज होते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम केस को सिंपल रखेंगे, हम बोलेंगे वी हैव अ सोलेनॉइड और इस सोलेनॉइड पे वाइंडिंग है, सो यू हैव अ सोलेनॉइड एंड देन ऑफ कोर्स विदाउट वाइंडिंग इट इज नॉट कॉल्ड अ सोलेनॉइड, तो इट बिकम्स जस्ट अ रॉड। ओके, जस्ट अ नॉर्मल रॉड, वाइंडिंग होना जरूरी है। ओके, so let us say the length of this solenoid is small l and there is a current I going through this solenoid. तो यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा है। ओके, तो अब हमको चाहिए इंडक्टेंस का इक्वेशन। ऑब्वियसली आपको ऑलरेडी पता है टोटल फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू I, और यू ऑलरेडी नो दैट टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Li। लेट अस से इस सोलेनॉइड में टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल N, सो टोटल कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, और हर एक टर्न के साथ फाई बी ये फ्लक्स एसोसिएटेड है। लेट फाई बी द फ्लक्स विथ ईच टर्न, with each turn, which means that total flux will be number of turns multiplied by flux associated with each turn। और आपको ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 से पता है कि phi is Li and from 2 phi is n into phi b, therefore you will write n phi b is equal to Li, right? So this is what you should know.
तो लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3, ये हमको आगे काम में आने वाला है। नाउ यू शुड ऑल्सो नो कि टोटल फ्लक्स आप कैसे निकालते थे। आपको याद होगा टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हो। टोटल फ्लक्स आप निकालते हो बी बार डॉट ए बार, राइट। You should know basic things. Total flux, by the way, is n into phi b, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, okay, which is equal to n phi b. Phi b is flux with each turn, and flux with each turn is b bar dot a bar. ये flux का definition है b bar dot a bar, तो it's not really something very difficult, okay. तो ये आएगा n b a cos theta, but as you know, small n is total number of turns per unit length, total number of turns upon total length, that is number of turns per unit length, है ना। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार बताया है। मान लो हमारे पास कॉइल है जिसमें 100 टर्न्स है, टोटल 100 टर्न्स है, तो n 100 है। लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड लेट अस से इज 10 मीटर, तो 1 मीटर में 10 टर्न्स, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओके। तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट डाउन कैपिटल N is small n into small l, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, तो ऐसा लिख सकते हो। तो ये जो आप इक्वेशन है कैपिटल N का, आप सब्स्टिट्यूट करोगे, so you will have n times of phi b equal to n b a cos theta equal to small n small l b a cos theta। तो कुछ नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ पे कैपिटल N की जगह पे स्मॉल n इंटू स्मॉल l लिख दिया है, दैट्स इट। ऐसा क्यों लिखा है समझेगा आगे, क्योंकि हमको इंडक्टेंस का जो इक्वेशन चाहिए होता है वो उस इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अपीयर होना चाहिए, इसलिए लिखा है। आई कैन नॉट राइट डाउन टोटल टर्न्स, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए नहीं होते हैं, आपको दिया होता है हाउ मेनी टर्न्स पर मीटर, तो इसलिए हमको इक्वेशंस नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर के फॉर्म में चाहिए, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग, ओके। नाउ इफ यू रिमेंबर अगेन, जब सोलेनॉइड से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे होता है इन दिस डायरेक्शन, ये जो एरो से मैं बता रहा हूँ बी बार का डायरेक्शन, ओके। कैसे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, आप उस करंट कंडक्टर को राइट हैंड में रखो, टेक दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, कर्ल द फिंगर्स अराउंड, इफ थंब गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल फिंगर गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा भी ट्रू था, if the curled fingers give you direction of current, then the thumb gives you direction of magnetic field। तो यहाँ पे कर्ल्ड फिंगर्स के अराउंड करंट है, तो थंब के अराउंड मतलब ये डायरेक्शन जो मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे, इस डायरेक्शन के अराउंड, इन दिस डायरेक्शन, नॉट अराउंड बट इन दिस डायरेक्शन इज मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इसका मतलब बी का डायरेक्शन पता है। फिर एरिया ऑफ ए, ये जो एरिया है ना, ये एरिया ऑफ ईच टर्न है, ईच टर्न ऑफ कॉइल। तो कॉइल का एक टर्न, ये एक टर्न है कॉइल का। एरिया कैसे निकालते हो, इसी को परपेंडिकुलर निकालते हो, मतलब एरिया का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन सेम हो गया, मतलब थीटा 0 हो गया, मतलब cos 0 1 हो गया, इसलिए आप लिखोगे n phi b is equal to n l b a, ओके। ऑल्सो यू नो, हमने मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सोलेनॉइड अलोंग द एक्सिस ये भी फाइंड किया है बी, तो एन एल बी इज म्यू 0 एन आई। इफ यू रिमेम्बर, ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है पिछले चैप्टर्स में। तो हमको मिल गया एन फाई बी टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एल म्यू 0 आई ए, ओके, राइट। This is equation number, let us say something 4, okay। Now from equation number 3 and 4, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों के राइट हैंड साइड सेम होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 you have n square
L mu 0 I A equal to Li. I cancel. Okay, right? Good. You need to be little careful here, क्योंकि कैपिटल L ये इंडक्टेंस है, स्मॉल l ये लेंथ ऑफ कॉइल है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। तो आपको मिल गया इंडक्टेंस कैपिटल L एज n स्क्वायर L म्यू 0 A। मतलब आपको मिल गया इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ कैपिटल L बाय स्मॉल l इक्वल टू n स्क्वायर म्यू 0 A, और A था एरिया ऑफ कॉइल विच इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो आप लिख सकते हो L बाय L इक्वल टू म्यू 0 n स्क्वायर, A इज पाई टाइम्स ऑफ रेडियस स्क्वायर, so this can be written as mu 0 n square pi diameter square by 4। तो ये आ गया आपके पास इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड का फॉर्मूला, पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इज एक्सट्रीमली सिंपल, कुछ भी नहीं है। सोलेनॉइड था, तो लेट मी रिपीट इट अगेन, लेट्स डू रिवीजन इन रिवीजन। तो रिवीजन स्क्वायर कर लेंगे। तो वी हैव अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I। ओके, इसमें करंट I है। हमको पता है टोटल फ्लक्स फाई दैट इज n टाइम्स ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न। टोटल अगर n टर्न्स है और फाई भी अगर फ्लक्स विथ ईच टर्न है, तो टोटल फ्लक्स इज n फाई भी, दिस इज इक्वल टू Li। इक्वेशन नंबर 1। मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ, अब हमको डायरेक्टली पता है ये। हमको ये भी पता है कि टोटल फ्लक्स n फाई बी will be equal to n b bar dot a bar, which is n b a cos theta, और cos theta is 1 because मैंने रीजन बताया आपको। बट कैपिटल N, आपको पता है स्मॉल n is कैपिटल N by L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज n into L, तो n into L into B into A। ये आ गया आपका टोटल फ्लक्स n फाई बी, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड सेम होंगे, है ना, राइट? या फिर ऑफ कोर्स आप यहाँ से भी इक्वेट कर सकते हो, यू कैन से ओके NLBA इज इक्वल टू Li, ठीक है। फिर आप बोलोगे सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के सेंटर पे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, NL म्यू 0 Ni A इक्वल टू Li, I कैंसिल, तो आपको मिल गया L एज n स्क्वायर L म्यू 0 A। मतलब इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ आपके पास आ गया n स्क्वायर म्यू 0 A, which is n स्क्वायर म्यू 0 pi r स्क्वायर, which is n स्क्वायर म्यू 0 pi डायमीटर स्क्वायर बाई 4। तो यही हमने डिराइव किया है, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव डन सो फार। Okay, so there is some other topic which is inductance in series and parallel, I will skip it क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंडक्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट। so I will skip that topic because of time limitation. Now let's move to another topic related to solenoid, that is energy density of a magnetic field। Energy density of magnetic field। अब ये एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या, देखो इन वन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक्स, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमको पता है कि जब सर्किट में करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा तो करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स कॉइल के साथ खुद के साथ लिंक्ड है, तो बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स देयर विल बी इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ जो है वो ओरिजिनल ईएमएफ को अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इंड्यूस करंट अपोजेस द ओरिजिनल करंट, मतलब जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसको अपोजिशन है, तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा टू स्टैब्लिश दिस फ्लक्स, और जो वर्क डन हमने इस फ्लक्स को स्टैब्लिश करने में स्पेंड किया है वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इतना हमको पता है, दैट इज गिवन बाय हाफ Li स्क्वायर। तो ये तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। अब ये जो एनर्जी है हाफ Li स्क्वायर,
ये एनर्जी पूरे सोलेनॉइड में स्टोर हो गया या फिर पूरी कॉइल में स्टोर हो गया, ऐसा भी बोल सकते हो आप। सो व्हाट यू कैन से इज, हमारे पास जो सोलेनॉइड था या कॉइल था उसमें एनर्जी स्टोर्ड यूबी, energy stored in magnetic field UB, okay, that is half Li square। हमको फाइंड करना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आई विल चेंज लिटिल नोटेशन एंड विल फॉलो योर टेक्स्ट बुक नोटेशंस। तो कैपिटल यू नॉर्मली स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए कैपिटल यू लिख रहा हूँ। तो कैपिटल यू बी इज एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। हमको एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना है। फिजिक्स में डेंसिटी का मतलब ये होता है व्हाट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की ही बात करेंगे, क्योंकि सोलेनॉइड एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो जो भी एनर्जी वहां पे होगा वो पूरे के पूरे सोलेनॉइड में या कॉइल में स्टोर होगा। तो energy density small ub equal to total energy divided by volume, that is energy density. So this is called as energy density, energy per unit volume is energy density। तो एग्जाम में लिखते टाइम आपको पहले तो कंस्ट्रक्शन समझाना है। कंसिडर अ सोलेनॉइड ऑफ टोटल कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लेंथ एल, let a current I flows through winding of the solenoid। We know that when the current increases from 0 to its maximum value, the flux linked with the coil changes, and hence there is induced EMF and induced current which opposes original EMF and original current। So to establish magnetic field, work needs to be done, and this work done is stored in the form of energy of the conductor or solenoid, not conductor but coil or solenoid, which is given by सीधा। यहाँ पे डिराइव नहीं करना है। जब आपको एनर्जी डेंसिटी पूछा तो डिराइव करने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो फिर बोलना वी नो दैट एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो लिख लिया। तो आप इसको करो अब, एनर्जी डेंसिटी यूबी इज एनर्जी स्टोर्ड हाफ एल आई स्क्वायर वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ सोलेनॉइड, एरिया इनटू लेंथ। तो ये आ गया आपके पास हाफ एल बाय एल आई स्क्वायर बाय ए। वी हैव ऑलरेडी अभी अभी पिछले टॉपिक में एल बाय एल हमने लिखा था म्यू जीरो एन स्क्वायर ए, तो आई स्क्वायर बाय ए, ए कैंसल, ये आ गया आपके पास हाफ म्यू जीरो एन स्क्वायर आई स्क्वायर। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट डाउन एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, हम म्यू जीरो को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ऊपर जो है वो म्यू जीरो एन आई का स्क्वायर है, और म्यू जीरो एन आई क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड है। ओके, तो आपको मिल गया एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। नाउ लेट अस switch to next topic, which is mutual inductance। म्यूचुअल इंडक्टेंस में मैं पहले ही बता देता हूँ, आई विल स्किप वन टॉपिक फॉर रिवीजन विच इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। बहुत सिंपल टॉपिक है दैट यू शुड डू बाय योर ओन, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू डू इट हियर। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये आपको करना है, सिंपल टॉपिक है। सिर्फ दो कॉइल्स कितना टाइटली कपल्ड है, दैट इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। तो पहले तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। म्यूचुअल इंडक्टेंस जब भी बात होगी तो दो कॉइल्स की बात होगी, और दो कॉइल्स की बात होगी तो दोनों कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो या तो एक पहली कॉइल में ज्यादा होंगे या पहली कॉइल में कम होंगे। अब जिस कॉइल को आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाते हो
उस कॉइल को आप बोल देते हो प्राइमरी कॉइल। और दूसरे कॉइल में आपने सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर लगाया है फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दैट्स इट। ओके, होगा क्या, जब भी whenever there are variations in the current through primary, जब भी प्राइमरी में करंट के वेरिएशंस होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं एसी सोर्स दिखाता हूं तो मैं करंट की डायरेक्शन दिखा ही नहीं सकता क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट होता है। एनीवेज, whenever there are changes in the current through primary coil, so in that case flux of the primary will change, flux of the primary will change। अभी flux of the primary change हुआ तो flux of this primary is linked with, associated with secondary। देखो क्या है कि यहाँ पे करंट चेंज हुआ प्राइमरी में, मतलब फ्लक्स चेंज हुआ प्राइमरी में, ये प्राइमरी का फ्लक्स खुद के साथ भी लिंक था और सेकेंडरी के साथ भी लिंक था। तो बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स प्राइमरी में सेल्फ इंडक्शन हुआ, लेकिन सेकेंडरी में जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट नहीं था, सेकेंडरी का कोई खुद का फ्लक्स नहीं था, लेकिन वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो गया और ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ सम अदर कॉइल व्हिच वाज नियर बाय। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसको एग्जाम में लिखना कैसे है, हाउ डू यू डिफाइन दिस? द फेनोमेना ऑफ इंडक्शन या फिर प्रोडक्शन ऑफ induced EMF in a coil due to change in current in another coil is called as mutual induction। आप सेल्फ इंडक्टेंस अगर आपको समझा है तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस समझा है। सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस में खुद कॉइल में करंट चेंज हो रहा था, उसके खुद के चेंज इन करंट की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ और उसका खुद का फ्लक्स खुद के साथ लिंक था, तो वहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ वो एवरीथिंग वाज बिकॉज ऑफ द सेम कॉइल। यहाँ पे वैसा नहीं है। वेल बाय द वे, फ्लक्स लिंक्ड विथ secondary here is proportional to current in the primary। वहां पे एक ही कॉइल थी तो वहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। तो जैसे आपने वहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक एल कांस्टेंट लिखा था विच वाज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ पे एम लिखोगे विच इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नाउ यू नो EMF induced is equal to minus d phi by dt। Okay, EMF induced in secondary, rate of change of flux in secondary, तो minus d dt of MIP। तो ये आपको मिल गया induced EMF in secondary as minus M dIP by dt। वापस से वही मॉड ले लो M dIP by dt, फिर आपको यहाँ से मिल जाएगा M। So coefficient of mutual induction is defined as the ratio of EMF induced in one coil to that of rate of change of current in another coil। वहां पे सेल्फ इंडक्शन में क्या था, रेशियो ऑफ EMF induced in the coil to that of rate of change of current in the same coil। यहाँ पे क्या है, ratio of EMF induced in one coil to that of rate of change of current in another coil। that is the only difference basically, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं यहाँ पे। तो क्योंकि ये सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके डायमेंशंस, इसके एसआई यूनिट्स सब सेम होने वाले हैं, तो विल नॉट गो इनटू दैट, हमको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ओके, देन लास्ट टॉपिक दैट I will be discussing, because as I told you I am not going to discuss coefficient of coupling, कुछ नहीं है, हाफ पेज है वो, तो आप देख लोगे। लास्ट बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मर्स। सो ये ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं बेसिकली। नाउ सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर इज नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सिर्फ डिफरेंस इतना है इन स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम
ट्रांसफार्मर में हम लोग एक कोर यूज करते हैं और उस कोर पे रेक्टेंगुलर कोर होता है या स्क्वायर कोर होता है. तो let me just draw a core here. Okay, so there is no way of increasing the size, doesn't matter. ठीक है. So we have a core more or less something like this. ये आ गया आपका कोर. अब ये कोर सॉफ्ट आयन का होता है. वेल ये कोर का मतलब क्या है? व्हाई डू वी वांट टू यूज दिस कोर? समझेगा आगे. द आइडिया इज कि पहले तो यहाँ पे आपके पास एक कॉइल है और इस कॉइल को आपने सोर्स कनेक्ट करके रखा है. तो यू आर कनेक्टिंग सोर्स टू दिस कॉइल. इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी कॉइल. ये प्राइमरी कॉइल है. फिर यहाँ पे एक दूसरा कॉइल है. वेल बाय द वे प्राइमरी कॉइल यहाँ पे इनपुट कॉइल बोलते हैं प्राइमरी को. और ये सेकेंडरी कॉइल है. सेकेंडरी कॉइल नॉर्मली लोड रेजिस्टेंस को जाता है. मतलब जो डिवाइस आपको चलाना होगा वो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं. सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड टू लोड. लोड मतलब सपोज मुझे मिक्सर ग्राइंडर चलाना है तो मिक्सर ग्राइंडर का रेजिस्टेंस होगा, उसको बोलेंगे लोड रेजिस्टेंस. टीवी चलाना है उसका रेजिस्टेंस होगा लोड रेजिस्टेंस. तो बेसिकली प्राइमरी इज इनपुट कॉइल और सेकेंडरी इज आउटपुट कॉइल. अब होगा क्या कि जब प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो चेंज होगा और वो फ्लक्स सेकेंडरी के साथ प्रॉपरली लिंक होना चाहिए. इसलिए हम लोग ये कोर का यूज करते हैं. तो द कोर बेसिकली प्रोवाइड्स पाथ टू द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी टू बी लिंक्ड विद सेकेंडरी. तो कोर का पर्पस ये है. नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी लेटर से एनपी है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एनएस है. राइट. बिफोर वी डिराइव मैं आपको बताता हूँ कि यूज कहाँ होता है ट्रांसफार्मर. देखो हमारे घर में 230 वोल्ट का एसी सप्लाई आता है विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज. लेकिन सारे इंस्ट्रूमेंट 230 पे वर्क नहीं करते. स्पेसिफिकली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 230 वोल्ट से कम पे वर्क करेंगी. जैसे आपका मोबाइल फोन का चार्जर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वर्क्स एट अराउंड 100 वोल्ट. तो हमको इनपुट में 230 आ रहा है, आउटपुट में हमको 100 चाहिए क्योंकि मेरा जो डिवाइस है वो 100 वोल्ट पे काम करता है. तो हमको स्टेप डाउन करना पड़ेगा, मतलब हमको वोल्टेज को कम करना पड़ेगा. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट 400-500 वोल्ट पे काम करता है तो 230 को हमको स्टेप अप मतलब बढ़ाना है. तो स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे करते हैं वो सब ट्रांसफार्मर में आगे समझोगे. बट दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर, टू change the voltage, either increase or decrease. Okay, good. Then let us say ये जो फ्लक्स है किसका? प्राइमरी का. फ्लक्स linked with each turn is phi. So this flux is flux linked with associated with each turn. इसका मतलब फिर फ्लक्स लिंक्ड विथ प्राइमरी कितना हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इनटू फ्लक्स विथ ईच टर्न. सेकेंडरी के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इनटू फ्लक्स विथ ईच टर्न. सो दिस इज व्हाट यू शुड नो. नाउ of course you should know what will be induced EMF. Induced EMF in primary will be minus d phi p by dt, which is minus np d phi by dt. क्योंकि phi p क्या था? np phi. np नंबर ऑफ टर्न्स तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन फ्लक्स चेंज हो रहा है. फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट चेंज हो रहा है. सिमिलरली सेकेंडरी के लिए दिस विल बी d phi s by dt by definition, which is minus ns d phi by dt. जब मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेता हूं तो मुझे मिलता है ep by es, दैट इज np by ns. इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर. दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर.
और उसमें ये जो है दिस इज कॉल्ड एज टर्न्स रेशो, दिस इज टर्न्स रेशो या टर्न रेशो, number of turns of primary to that of secondary या number of turns of secondary to that of primary, that is turn ratio, एक ही बात है. ओके, नॉर्मली ns अपॉन np के फॉर्म में लिखा जाता है, तो डजंट मैटर रियली. तो आई मीन ऑफ कोर्स दे जस्ट राइट दिस वे, ep by es by ep equal to ns by np, एक ही बात है. both of them are equation of transformer. This ratio here is turn ratio and this ratio np by ns is also turn ratio. Normally they take it this way, ns by np. Okay, now for an ideal transformer, अभी आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? आइडियल फिजिक्स में जब भी ये वर्ड आइडियल सुनोगे तो आइडियल का मतलब होता है इफिशियंसी 100%, मतलब इफिशियंसी इक्वल टू 1. और 100% इफिशियंसी, तो पहले इफिशियंसी का मतलब पता होना चाहिए. इफिशियंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट. अभी डिपेंड करता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज की बात कर रहे हो क्या, आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट इनपुट पावर है, कौन सा क्वांटिटी उस पर डिपेंड करेगा. बट आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इफिशियंसी होता है 1. इसका मतलब आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर, ऐसा बोल सकते हो. तो यू कैन से इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर. बट इन जनरल इन फिजिक्स इफ यू से आइडियल इफिशियंसी 1, फिर वो इंजन भी हो सकता है, हीट इंजन भी हो सकता है. ओके, तो मैंने जितना इनपुट दिया पूरा का पूरा आउटपुट में अपीयर हो रहा है, इसका ये मतलब विदाउट एनी लॉस बेसिकली. बट इनपुट पावर, इनपुट कहां से दिया? प्राइमरी से. व्हाट इज पावर? v इंटू आई, मतलब e इंटू आई, तो ईपी आईपी इक्वल टू आउटपुट क्या है? ई एस आई एस. तो आपको यहां से मिल जाएगा ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस. इसका मतलब जो आपने पहले इक्वेशन लिख के रखा है ई एस बाई ई पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी, दिस विल बी इक्वल टू आई पी बाई आई एस. ओके, तो ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम दो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे. केस वन में व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू दैट ऑफ प्राइमरी इज ग्रेटर देन 1. इसका मतलब ये होता है कि ई एस अपॉन ई पी इज ग्रेटर देन 1. इसका मतलब ये होता है कि ई एस इज ग्रेटर देन ई पी. स्टेप अप, क्योंकि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है प्राइमरी के कंपेरिजन में, तो सेकेंडरी में ईएमएफ ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू प्राइमरी. तो 230 वोल्ट सप्लाई के लिए 400 वोल्ट आउटपुट मिल सकता है. बट ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है बाय द वे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर. बट वोल्टेज बढ़ जाता है, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ करंट, क्योंकि करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. हियर you will get less current in secondary compared to primary. वोल्टेज ज्यादा है, ईएमएफ ज्यादा है, लेकिन करंट कम हो गया. दूसरा टाइप का है NS लेस देन NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी लेस देन प्राइमरी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू दैट ऑफ प्राइमरी इज लेस देन 1. यहाँ पे आपको मिल जाएगा ES बाई EP लेस देन 1, मतलब सेकेंडरी का ईएमएफ ये प्राइमरी से कम है. इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. लेकिन यहाँ पे करंट के केस में उल्टा होता है, यहाँ पे सेकेंडरी में करंट ज्यादा होता है कंपेयर टू प्राइमरी. ओके, राइट. so that's all about electromagnetics induction. This is everything about EMI. So we have finished revision of this particular chapter, and from next session we'll start with AC circuits chapter number 13.